हेलो नमस्कार बच्चों। भाई आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12वीं क्लास का चैप्टर 3 और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है बच्चों। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। ये सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड में हम इसको बोलते हैं मैट्राइसिस, यानी कि एक से ज्यादा मैट्रिक्स, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं आव्यूह। तो बच्चों हम डिटेल में समझेंगे आव्यूह क्या होता है और इसके कौन कौन से इसकी प्रॉपर्टीज गुणधर्म होते हैं और इसका हमारी जिंदगी में क्या यूज है, हर एक चीज को बेहतरीन लेवल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना इधर उधर की बातें करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो बच्चों हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि भाई मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। आव्यूह बोलते किसको है सर, क्या चीज आव्यूह है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं आव्यूह कुछ नहीं है। आव्यूह क्या है ना, एक तरीके से मैथ्स में जो हम पढ़ रहे हैं ना ए बी सी डी एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी हम अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, इन सबका एक अरेंजमेंट है। इन सबका अरेंजमेंट है मतलब इन सबको एक व्यवस्थित क्रम में लगा रहे हैं चीजों को, और यही हमारा मैट्रिक्स है। कहोगे सर कैसा अरेंजमेंट दिखाओ जरा। मैंने कहा देखो प्यारे बच्चों, अगर मान के चलो बच्चों, मैं ये बोलता हूं आप सभी से कि मान लो एक 3 बच्चे हैं, राम श्याम और महेश। मान के चलो एक बच्चा है राम और बच्चा दूसरा लड़का है श्याम, ठीक है, श्याम, और एक लड़का है महेश। इन 3 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, राम श्याम और महेश। अब बच्चों मान लो कि ये जो 3 बच्चे हैं इनके हम मार्क्स देख रहे हैं, मार्क्स फिजिक्स में हम इनके मार्क्स किस में देख रहे हैं, फिजिक्स में, और हम इनके मार्क्स देख रहे हैं मैथ्स में। केमिस्ट्री को मैं भी ऐड नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैट्रिक्स क्या है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो अगर 3 बच्चे राम श्याम और महेश, और बच्चों इन दोनों के पास है फिजिक्स और मैथ्स, और हम इनमें मार्क्स चेक करें, मार्क्स कितने कितने मिले। मान लो ये जो राम है इसको फिजिक्स में 90 और मैथ्स में 92 मिले, और मान लो इस वाले श्याम भाई साहब को मैथ्स के अंदर 85, फिजिक्स में 85 और मैथ्स के अंदर 90 मिले, और मान लो महेश भाई साहब को फिजिक्स के अंदर 87 और इनको यहां पर 95 मिले, यहां पर इस तरीके से। तो बच्चों हमने क्या किया, हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट। ये ज्यादा भी हो सकते थे कम भी हो सकते थे। इनके पास कितने सब्जेक्ट मैंने लिए, अभी 2 सब्जेक्ट लिए। सब्जेक्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम 2 सब्जेक्ट का अभी हम हिसाब और कैलकुलेशन करके चल रहे हैं। अब मान के चलो इनके जो मार्क्स है यहां पर ये मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिए। अरेंज मतलब व्यवस्थित क्रम में लगा दिए, तरीके से लगा दिए इन सभी को कि भैया राम के मार्क्स इधर है फिजिक्स और मैथ्स के, श्याम के मार्क्स इधर और महेश के इधर है। तो बच्चों ये जो मार्क्स मैंने लगाए यहां पर, इन सभी का ये जो अरेंजमेंट है, इन सभी का जो व्यवस्थित क्रम है, अगर मैं इसको ऐसे वाले ब्रैकेट में रख दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ऐसे वाले ब्रैकेट में रख दूं इस इंफॉर्मेशन को, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये जो इंफॉर्मेशन निकल करके आएगी, इस इंफॉर्मेशन को ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं, इसी को हम आव्यूह बोलते हैं, समझे, इसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। तो आव्यूह क्या है बच्चों, आव्यूह का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी जानकारी को, किसी इंफॉर्मेशन को एक व्यवस्थित क्रम में, एक सिस्टमैटिक मैनर में लगा देना। अब ये सिस्टमैटिक मैनर क्या है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। सर ये सिस्टमैटिक मैनर का क्या मतलब है, प्यारे बच्चों ध्यान से समझने वाली बात है। जब मैंने इन सभी के मार्क्स को मैंने अरेंज किया, नंबरों को मैंने अरेंज किया, तो देखो हुआ क्या है बच्चों, ये वाली जो नहीं, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ठीक है। कितनी लाइनें बनी, 3 लाइनें बनी। तो प्यारे बच्चों मैथ की भाषा में इस वाली लाइन को बोला जाता है रो, और हिंदी में इसको बोला जाता है पंक्ति। क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति बोलते हैं। तो बच्चों ये पहली पंक्ति बन गई हमारी। और बच्चों यहां पर ये जो दूसरी वाली लाइन है इसको भी रो बोला जाता है, ये भी रो है, और प्यारे बच्चों इसको भी पंक्ति बोला जाता है, ठीक है, ये भी पंक्ति हो जाएगी हमारे लिए। और प्यारे बच्चों तीसरी वाली रो हो जाएगी, इसको भी पंक्ति बोला जाता है, हमारे लिए तीसरी पंक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें टोटल कितनी पंक्ति बनी सर, 3 पंक्तियां बनी, 3 रो बनी इसके अंदर। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकंड रो, इसको बोलते हैं थर्ड रो। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ठीक है। अच्छा बच्चों ये भी आपको याद रखना है, अगर मैं ऐसे देखूं तो ये पहली वाली जो लाइन है और ये जो पहली वाली लाइन है, इनको बोला जाता है कॉलम। इनको क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों ये जो ऐसे खड़ा है ना यहाँ पर, इसको बोला जाएगा कॉलम। मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं, COLUMN। तो बच्चों ये कॉलम हो गया, और कॉलम को हिंदी में बोला जाता है स्तंभ। क्या बोला जाता है, स्तंभ बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों पहला स्तंभ हो गया, और यहां पर ये जो बने ये क्या है सर, ये भी कॉलम है। तो ये भी अगर कॉलम है तो इसको भी स्तंभ बोलेंगे क्या सर, हाँ बेटा इसको भी हम बोलते हैं स्तंभ। तो ये स्तंभ हो गया। ओ हो, तो सर मतलब कहना क्या चाह रहे हो, तो प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, और अगर उस इंफॉर्मेशन को हम रो और कॉलम के अंदर अरेंज करते हैं, लगाते हैं, व्यवस्थित क्रम में चीजों को सजाने की कोशिश करते हैं, तो बस इसी को आव्यूह बोला जाता है, इसी को ही मैट्रिक्स बोला जाता है। अभी मैंने एक डब्बा बनाया प्यारे बच्चों, एक डब्बा बनाया, तो इसलिए इसको मैट्रिक्स बोलूंगा। अगर ऐसे मैंने बहुत सारे डब्बे बनाए होते तो इनको मैं मैट्राइसिस बोलता। हिंदी में इसको एक ही नाम दिया जाता है, सिर्फ आव्यूह। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो
अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स क्या है, आव्यूह क्या है, तो बस इतना बताना कि आव्यूह क्या है ना, चीजों का सिर्फ अरेंजमेंट है व्यवस्थित क्रम के अंदर। ये सिर्फ चीजों का क्या है, अरेंजमेंट है। चीज क्या है, क्या चीजें हैं भैया, ये अल्फाबेट यानी कि ABCD XYZ को भी अरेंज कर सकता है, ये नंबरों को भी अरेंज कर सकता है, ये फंक्शन जिसे हम फलन बोलते हैं उनको भी अरेंज कर सकता है। इसमें आप इन डब्बों में कोई भी चीज सजा करके एक इंफॉर्मेशन बना सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को इस वाले ब्रैकेट में डाल देना, इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इस ब्रैकेट में डालने के बाद जो इंफॉर्मेशन बनेगी उसी को मैथ्स की भाषा में मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो यहां पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, और वो बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि अभी मैं दोबारा पूछता हूं, इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं, कितनी रो है? तो आप बोलोगे सर इसमें 3 पंक्तियां हैं, और इसके अंदर कॉलम कितने? इसमें 2 कॉलम है। क्योंकि बच्चों इसमें 3 पंक्ति और 2 कॉलम है, तो आपको इसको कॉर्नर पे, यहां नीचे डब्बे के एंड में यहां लिखना पड़ेगा 3 और गुणा में 2 ऐसा लिखना पड़ेगा कोने पे। हर बार इसकी पहचान के लिए आपको कॉर्नर पे लिखना पड़ेगा। दोबारा सुनना, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है, ठीक है, 3 रो और 2 कॉलम है, इसलिए यहां नीचे लिख के दिखाओ 3/2। ये आपने नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, ये लिखना बहुत जरूरी है। सर इसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि बेटा इससे पहचान हो जाती है कि इस डब्बे के अंदर 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको ये भी याद रखो, ये जो चीज मैंने यहां लिखी इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सर ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसको ऑर्डर को हिंदी में बोला जाता है कोटि। क्या बोला जाता है? कोटि बोला जाता है। मतलब किसी आव्यूह की कोटि क्या चीज है? तो प्यारे बच्चों, आव्यूह के अंदर कोटि किसे बोलते हैं? कोटि का मतलब ये होता है इसके अंदर कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं, अगर हम उनको गुणा करके लिखते हैं तो इसको कोटि कहा जाता है। अच्छा, पंक्तियों की संख्या पहले लिखनी है, स्तंभों की संख्या बाद में लिखनी है, ये हर बार ऐसे लिखा जाएगा और गुणा करके लिखेंगे। अगर किसी बच्चे ने 3 गुणा 2 करके 6 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, 6 नहीं लिखना। 6 तो इसके अंदर टोटल कितने नंबर है उसका पता चलेगा। अच्छा, एक चीज और समझ लेते लगे हाथ प्यारे बच्चों यहां पर, जैसे कि आपने ये समझ लिया कि हम इनको पंक्तियां बोलते हैं, इनको स्तंभ बोलते हैं, और पंक्ति और स्तंभ को गुणा करके लिखते हैं तो इसको कोटि यानी कि ऑर्डर बोलते हैं। अब सभी बच्चों को यह भी समझना है कि इसके अंदर जो संख्याएं लिखी हैं इनको क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो आपने सर नंबर लिखे इनको क्या बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो 90 लिखा है, 92 लिखा है, 85, 90, 87, 98, ये जो कुछ भी लिखा है, इन सबको हम बोलते हैं मैथ्स की भाषा में एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट्स बोला जाता है प्यारे बच्चों, एलिमेंट बोला जाता है। और हिंदी वाले बच्चे इसको याद कर लें, इनको अवयव बोला जाता है, अवयव बोला जाता है, इनको अवयव बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इनको अवयव बोला जाता है। अवयव का मतलब होता है एलिमेंट। इसको हिंदी में एक नाम और दिया जाता है, इसको हिंदी में हम तत्व भी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व भी बोलते हैं, तत्व। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कुल कितने तत्व हैं, तो कुल कितने तत्व है, तो आप ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है 1 2 3 4 5 6, नहीं, गिनो मत, काउंट मत करो। प्यारे बच्चों, नीचे जो कोटि दी गई, ऑर्डर दिया गया, इसकी दोनों संख्याओं की गुणा कर दो तो 3 दूनी कितना बनेगा? 6 बनेगा, क्योंकि वो जो 6 बनेगा उतने इसके अंदर तत्व होंगे। इसका मतलब तत्वों की संख्या निकालना बहुत आसान है। नीचे वाले ऑर्डर की यानी कि कोटि की दोनों संख्याओं की गुणा कर लो, टोटल तत्व पता चल जाते हैं, टोटल एलिमेंट पता चल जाते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि भैया मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स खाली एक इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कहोगे सर ये जानकारी हम किन किन चीजों की बना सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस जानकारी को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं वो समझना जरा यहां पर। बच्चों, इसके अंदर क्या क्या हम सजा सकते हैं। आप अगर मान लो आपका मन कर रहा है X Y Z A B C लिख करके और इनको एक डब्बे में आपको डालना है, तो प्यारे बच्चों ये भी एक आव्यूह हो जाएगी, ये भी एक मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर किसी बच्चों को कहे सर मेरा ये मन नहीं है, सर मेरा मन कर रहा है मैं तो यहाँ पर 1/2 लिखना चाहता हूँ और 0.3 लिखना चाहता हूँ और रूट में 7 लिखना चाहता हूँ, तो प्यारे बच्चों ये जो आपने लिखा ये भी एक आव्यूह है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो किसी बच्चों को लिखना है सर अच्छा इतना कुछ लिखने के बाद आव्यूह बन रहा है, तो एक बात बताओ सर, अगर मेरा मन है यहाँ पर सर साइन थीटा लिखने का, सर यहाँ मेरा मन है log x लिखने का, सर मेरा मन है यहाँ e की पावर x लिखने का, सर मेरा मन है यहाँ पर tan थीटा लिखने का, सर मेरा मन है यहाँ पर अल्फा लिखने का, सर मेरा मन है यहाँ बीटा लिखने का, तो प्यारे बच्चों ऐसी चीजों को भी आप मैट्रिक्स बोल सकते हो। और यही नहीं, यहां तक कि अगर आप चाहो तो इसके अंदर ये सब भी सजा सकते हो, जैसे कि रूट के अंदर -1 और इसके अंदर 3 आयोटा प्लस 4, ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी सजा सकते हो, जैसे कि मान लो रूट के अंदर 3 और यहां पर मान लो 9.3 के ऊपर 9.6 के ऊपर बार, ठीक है, और मान के चलो यहां पर हमने लिख दिया 3 and 1/6, और प्यारे बच्चों यहां पर मैंने लिख दिया मान के चलो और मान लो मैंने यहां पर लिख दिया √4 माइनस का √6। अगर मैं ऐसा कुछ भी लिख दूं
दूं, ठीक है, अगर मैं कुछ भी लिख देता हूं बच्चों, रूट में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लिख देता हूं, ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं सब मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में आप क्या क्या चीजें लगा सकते हो, कोई भी अल्फाबेट लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, कोई भी नंबर संख्याएं लगा सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन मतलब फलन बोला जाता है, फलनों को भी लगा सकते हैं। रूट में जो नेगेटिव इसको क्या बोलते हैं, इसको अवास्तविक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो बच्चों इमेजिनरी नंबर को भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं सारे बच्चों से एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर इसके अंदर कितनी लाइनें ऐसे हैं, तो कहोगे सर दो पंक्ति हैं इसके अंदर, और उसके अंदर कॉलम कितने प्यारे बच्चों, 3 कॉलम है, 2 पंक्ति 3 कॉलम। तो प्यारे बच्चों आपको लिखना पड़ेगा 2 गुणा 3, नीचे लिखना पड़ेगा। तो इस आव्यूह के लिए जो कोटि होगी, कोटि वो 2 गुणा 3 होगी, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे इसका कोटि बताओ, इसका ऑर्डर बताओ, तो 2/3 का बताना है। अब प्यारे बच्चों इस पे आ जाओ, ऐसे में देखो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, कितनी लाइनें बनी, 3 लाइनें बनी सर, और ऐसे में सिर्फ 1 लाइन, इसका मतलब नीचे मुझे लिखना चाहिए 3/1, तो इसकी कोटि 3/1 निकल के आएगी, इसका ऑर्डर हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों 1 2 3 और ऐसे में मिला 2, इसका मतलब यहां पर ये हुआ, इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि आप यहां लिखोगे 3/2 की इसकी कोटि निकल के आ गई, ये इसका ऑर्डर आ गया। अब सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसकी कोटि, इसका ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। हालांकि ये सब मैं आपको बता चुका हूं बड़े अच्छे से, इसका ऑर्डर, इसकी कोटि आपको बतानी है। तो अगर प्यारे बच्चों अगर हम इसकी कोटि और ऑर्डर देखें तो इसमें भी सेम, यानी कि 1 2 और 3 और ऐसे ऐसे में 2, तो बच्चों यहां लिखेंगे 3 गुणा 2, तो इस तरीके से हम कोटि ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम ये समझने वाले कि इस आव्यूह के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने प्रकार के आव्यूह, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है, थोड़ा और डिटेल में लेके चलते हैं। तो अगर आपको यहां तक समझ में आया तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब स्टूडेंट अब आपको एक बात और समझनी है ना, कि अगर मान लो मैंने कोई आव्यूह लिखा है, यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां पर जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 और यहां लिखा 4 5 और 6। बच्चों मान लो मैंने ये वाला आव्यूह लिखा, ठीक है। अब इस आव्यूह के अंदर सबको पता है कितनी रो है, 2 रो है, कॉलम कितने, 3 कॉलम, यानी कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये हमारा ऑर्डर यानी कि कोटि कहलाएगा, ठीक है। सारे बच्चों को अभी भी बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोले था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको ऑर्डर बोलते हैं। तो बच्चों एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जो ऑर्डर जो लिखा गया है यहाँ पर, ये जो कोटि लिखी गई है, इसकी जो पहली संख्या है, इस पहली संख्या को m से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी वाली संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जो पूरा ऑर्डर यानी कि कोटि उसको m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए, जो हम कोटि लिख रहे हैं, जो ऑर्डर लिख रहे हैं, उस ऑर्डर की पहली संख्या को हम m के नाम से जानते हैं और दूसरी संख्या को n के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ऑर्डर बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2/3 होगा, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं m की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है। m मतलब ऑर्डर की पहली संख्या और n का मतलब होता है ऑर्डर की दूसरी संख्या। तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ऑर्डर की पहली संख्या को क्या बोलते हैं और दूसरी को क्या बोलते हैं। दूसरी बात बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम सब जानते हैं पहली पंक्ति पहली रो है, क्योंकि ये पहली रो है तो इसलिए हम शॉर्टकट में इसको R1 बोलते हैं, और ये दूसरी रो है तो इसको हम शॉर्टकट में R2 बोलते हैं, ये भी याद रखना आप। और क्योंकि ये पहला कॉलम है इसलिए इसको शॉर्टकट हम C1 बोलते हैं, और ये दूसरा कॉलम इसको शॉर्टकट में C2 बोलते हैं, और ये तीसरे वाले को हम C3 बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ऑर्डर की संख्याओं को m और n से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो को R1 R2 R3 से और कॉलम को C1 C2 C3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है, हम चाहे तो इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, इस मैट्रिक्स का एक नाम भी दे सकते हैं। हम कैसे देंगे सर वो दिखाओ। बच्चों ये मैट्रिक्स है, अगर आप चाहो तो इसको किसी अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप A से रिप्रेजेंट करो, B से करो, C से करो, D से करो, X Y Z से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स को हम एक नाम दे सकते हैं, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी बच्चे का मन नहीं किया कि सर मेरा A से दिखाने का मन नहीं है, तो बच्चों आपका मन करे X Y Z में से किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैट्रिक्स को एक नाम भी दिया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और जो नाम दिया जाएगा बच्चों, वो अंग्रेजी का जो अक्षर होगा हमेशा कैपिटल लेटर में बनाने की कोशिश करें। स्मॉल में भी बनाया जा सकता है पर वो गलत हो सकता है, क्योंकि अंदर भी स्मॉल लेटर आ जाते हैं कई बार। वो कैसे, मैं आपको एक बार वो भी समझा देता हूं। मान लो किसी बच्चे ने लिखा A B C और D, और बच्चों ये एक आव्यूह है जिसका ऑर्डर यानी कि कोटि कितनी चले 2/2, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। अगर मान लो आपने इसको ऐसा लिखा होता कि हम तो इसको A का नाम देंगे, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या होगा कि अंदर भी A है और बाहर भी है, जो कि गलत माना जाएगा बच्चों। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना प्यारे बच्चों, बाहर वाले का नाम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और अंदर वालों को किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतनी बातें समझ गए तो मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं बच्चों। और अगला टॉपिक हमारा ये है, जैसे कि बच्चों अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये कोई मैट्रिक्स है, कोई आव्यूह है, ठीक है। इस आव्यूह की एक खास बात मैं आपको बता दूं, इस आव्यूह के अंदर जितनी भी संख्याएं चल रही है, मतलब जो A है, B है, C है, D है ना, इन चारों पर नजरें रखना बच्चों। ये जो मैंने अंदर जो कुछ भी लिखा है, इन
सारे अल्फाबेट को, या अंदर कोई नंबर भी लिखा होता नंबर, उन सबको हम, इन सबको पता है क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं AIJ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बात बच्चों को हजम नहीं होती, बड़े ध्यान से समझना। अंदर जितने भी अवयव, जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, हम इनको AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका घर का नाम AIJ है, तो बच्चों हम इनको AIJ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये AIJ का मतलब क्या सर, ये समझाओ तो एक बार। मतलब सर ये जो A लिखा है इसको भी AIJ बोलेंगे? हाँ। सर ये जो B लिखा है इसको भी AIJ? हाँ। सर इस C और D को भी AIJ? हाँ। सर कुछ भी लिखा हो सबको AIJ? हाँ बेटा AIJ बोलेंगे। सर कैसे कैसे मुझे समझाओ सर, सब AIJ कैसे हो सकते? बेटा वो ऐसे होंगे, देखो अब ये AIJ होंगे, ये बात तो मैंने आपको बता दी, पर मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। अच्छा ये चीज सारे बच्चे लिख के चलेंगे। I का मतलब होता है, I का मतलब होता है कि I का मतलब है पंक्ति। I का मतलब क्या है यहाँ पर? पंक्ति, ठीक है ना, याद रखना। और J का मतलब क्या है? स्तंभ। J का क्या मतलब है? स्तंभ होता है, ऐसे याद रखना सारे बच्चे। I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम। अच्छा सर मतलब ये हुआ। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, ये जो A लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो A लिखा हुआ है ये कौन सी पंक्ति में लिखा हुआ है? कौन सी पंक्ति में? तो आप बोलोगे सर ये तो पहली पंक्ति में लिखा हुआ है। और ये जो A लिखा है कौन से कॉलम में लिखा हुआ? कहोगे सर ये तो पहले कॉलम में लिखा है। तो ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है, जो तत्व लिखा हुआ है, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अंदर आ रहा है, इसीलिए दुनिया इसको A11 बोलेगी। और A11 की वैल्यू क्या हो गई? A के बराबर हो गई। अच्छा सर आप ये कहना चाह रहे हो कि I की जगह पर 1 आ गया और J की जगह पे भी 1 आ गया? हाँ बेटा मैं यही बोलना चाह रहा हूं। पहली बात, इन सबको क्या बोलेंगे? AIJ। अब ये जो I है ना, I इसकी कोई वैल्यू होगी और जो J इसकी भी कोई वैल्यू होगी, जिससे पहचान हो जाएगी कि ये AIJ वाली कौन सी वैल्यू पे हम बात कर रहे हैं। इससे हमें आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। जैसे मैंने यहां पर I की वैल्यू 1 ली, J की वैल्यू 1 ली, इसका मतलब मैं वो संख्या लेना चाह रहा हूं जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में हो। और प्यारे बच्चों पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जो संख्या आ रही है वो A आ रही है, इसलिए इसका मान A के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान के चलो बच्चों, अगर मैंने यहां पर I के नीचे, यहां पर I की जगह पर 1 रख लिया और J की जगह पर बच्चों 2 रख लिया, इसका मतलब ये हो जाएगा अब मुझे वो वाला तत्व चाहिए जो पहली वाली पंक्ति में और दूसरे वाले स्तंभ में हो, मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम में हो। तो पहली रो किधर है? पहली रो ये रही, दूसरा कॉलम किधर? इधर है। किसके ऊपर क्रॉस लगा? B के ऊपर लगा। अच्छा सर मतलब B पे बात कर रहे हो? हाँ मैं B पे बात करूं तो इसका नाम A12 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैंने यहां पर अगर मुझे C पे बात करनी है, C पे, तो C जरा ढूंढो कौन सी पंक्ति में? सर दूसरी पंक्ति में। कौन सा कॉलम है? सर पहला कॉलम है। इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा ये वो वाला A है जो दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम के अंदर है। तो बेटा इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? C के बराबर। इसी तरीके से मान लो अगर मुझे इस पे बात करनी है आखिरी वाले पे, तो आप ये बोलोगे सर आप वो संख्या लेके आओ जो दूसरी पंक्ति में हो और दूसरे स्तंभ में हो। तो यहां पर आएगा A22। तो A22 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? D के बराबर। तो इस तरीके से हमने हर एक एलिमेंट को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हमने यहां पर लिख दिया। तो उम्मीद है हर बच्चे को यह बात भी समझ में आ गई होगी कि अंदर के जितने भी तत्व या अवयव होंगे उन सभी को हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर I का मतलब होता है किसी पंक्ति पे बात करना और J का मतलब है किसी कॉलम पे बात करना। कुल मिला के जब आप किसी पंक्ति किसी स्तंभ पे बात कर रहे होते हो तो कोई ना कोई एलिमेंट पे बात हो रही होती है, उस मैट्रिक्स के अंदर किसी एक संख्या पे बात हो रही होती है। जैसे कि मैंने यहाँ I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 रखा, तो B वाली संख्या पे बात हो रही है, B वाले एलिमेंट के ऊपर बात हो रही है, इस तत्व के ऊपर बात हो रही है। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसके अंदर एक नई चीज समझने जा रहे हैं हम। वो क्या चीज है सर? अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है डायगोनल। क्या होने वाला है? डायगोनल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। डायगोनल को क्या बोलते हैं सर हिंदी में? तो प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है विकर्ण। इसको क्या बोला जाता है? विकर्ण बोला जाता है डायगोनल को। ये बात ध्यान से समझनी है, डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं। अब देखो जैसे कि जितने बच्चे 10वीं क्लास से पढ़ाई करें, 9वीं 10वीं 11वीं सब पढ़ के आए हो, तो आपको पता होगा जब हम 10वीं क्लास में ऐसी कोई तस्वीर बनाते थे, ऐसे कोई फोटो बनाते थे, तो इस फोटो को बनाने के बाद जब हम कोने से कोने मिलाते थे तो इनको विकर्ण बोला जाता है, इनको डायगोनल बोला जाता था। बिल्कुल। तो इसी तरीके के डायगोनल को हम मैट्रिक्स में क्रिएट करने वाले हैं। कैसे करने वाले वो देखना प्यारे बच्चों। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मान के चलो मुझे इसमें विकर्ण क्रिएट करनी, ये मेरे पास कोई अवयव कोई मैट्रिक्स है, चलो इसको एक नाम दे देते। मान लो मेरा मन इसको Z नाम देने का, मैंने इसको Z नाम दे दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसकी कोटि बताओ, ऑर्डर बताओ, तो सारे बच्चे बोलेंगे सर इसमें 3 तो रो हैं तो और 3 ही कॉलम है इसके अंदर, तो ये इसकी कोटि हो गई। ठीक है, अच्छा बहुत खूब। तो बच्चों यहां पर ध्यान सुनना, डायगोनल हमेशा तिरछे बनेंगे, विकर्ण हमेशा तिरछे बनेंगे। तो इसमें डायगोनल कौन कौन से सर? तो बेटा इसके अंदर एक तो डायगोनल हो सकता है ये वाला, ध्यान से सुनना, पहले पूरी बात सुन लेना। एक तो डायगोनल हो सकता है ये वाला, और बेटा इसमें दूसरा डायगोनल हो सकता है ये वाला। तो टोटल कितने डायगोनल बने इसके अंदर? 2 डायगोनल बने, 2 विकर्ण बने। लेकिन अच्छी बात भी सुनो और बुरी
मेरी बात भी सुनो प्यारे बच्चों, ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला जो विकर्ण है, इस वाले विकर्ण को हम विकर्ण मानते ही नहीं है मैट्रिक्स के अंदर। ध्यान से सुन लेना, इसको हम, है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको विकर्ण नहीं मानते हैं, इसको विकर्ण नहीं मानते प्यारे बच्चों। अच्छा सर इसको मानते हैं? हाँ इसको मानते हैं, है ना, और इसको लिख देता हूं, और इसको, है ना, इसको हम मुख्य विकर्ण का नाम देते हैं, मुख्य विकर्ण, है ना, मुख्य विकर्ण मानते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। ओ हो सर कुछ कहना तो चाह रहे हो आप? दोबारा सुनो, मेरी राइटिंग आपको थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं, अदरवाइज देखो मैंने क्या लिखा है, इधर वाले को विकर्ण नहीं मानना है, इधर वाले को विकर्ण मानना है। सर इतना भेदभाव क्यों? विकर्ण तो दो हैं पर दोनों को मान लेते, क्या प्रॉब्लम है? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताने चाहूंगा, इधर वाले को विकर्ण क्यों नहीं मानना ये भी बताऊंगा, और इधर वाले को क्यों मानना ये भी बताऊंगा। तो सर इसका कोई नाम नहीं है क्या? कुछ विकर्ण कुछ नहीं बोलना इसको? नहीं, इसको कुछ नहीं बोलना। हाँ ये विकर्ण हो सकता था, इसको बोला जा सकता था, पर इसको बोला नहीं। और इस वाले को विकर्ण बोला, और इसको बोला क्या विकर्ण बोले? इसको बोला मुख्य विकर्ण, इंग्लिश में बोलते प्रिंसिपल डायगोनल। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, इस वाले का अंग्रेजी में नाम क्या? अंग्रेजी में इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि मुख्य विकर्ण। इसको मुख्य विकर्ण बोला, मतलब ये मुखिया जैसे स्कूल का प्रिंसिपल सबसे खास होता है ना, स्पेशल होता है, वैसे ये वाला विकर्ण हमारे लिए ज्यादा खास है, ज्यादा स्पेशल है, इसलिए इसको मुख्य विकर्ण बोला गया। लेकिन प्रॉब्लम ये, फिर इसको विकर्ण क्यों नहीं मानते, हम आपको ये भी समझा देता हूं एक बार। तो बच्चों बड़े ध्यान से स्टोरी को समझने की कोशिश करना, जो चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो तस्वीर मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा। मैं दोबारा आप लोगों से ये बात पूछना चाहता हूं, सभी बच्चों से ध्यान से समझेंगे। ये जो पहली संख्या है, ये कौन सी रो और कौन से कॉलम में? तो आप बोलोगे पहली संख्या सर पहली रो पहले कॉलम में, और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या पहली रो दूसरे कॉलम में, और जो तीसरी संख्या वो पहली रो और तीसरे कॉलम में। तो इसलिए इसका नाम A11, A12, A13 हो जाएगा। अच्छा अगली वाली सारी संख्याओं के नाम लिख रहा हूं सर, इसका नाम A21 होगा, इसका नाम A22 होगा, इसका नाम A23 होगा, इसका नाम A31 होगा, इसका नाम A32 होगा, इसका नाम A33 होगा। तो बच्चों मैंने इन सारी संख्याओं को इनके जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया, यहां पर मैंने इनको ऐसा लिख दिया। ठीक है, लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पर अभी सिखाया था मैंने आपको, क्योंकि हम इनको AIJ बोलते हैं, तो इसलिए मैंने इनको AIJ वाली आइडेंटिफिकेशन में मैंने इनको लिख दिया। जैसे बच्चों मैंने इनको ऐसा लिखा, तो ध्यान से देखना यहां पे हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं ये वाला जो डायगोनल है, अगर मैं इस पे बात करता हूं, अगर ये वाला जो डायगोनल अगर मैं इस पे बात करता हूं, तो इस डायगोनल में और जो डायगोनल यहां पे बनेगा, इस वाले डायगोनल में क्या डिफरेंस है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। फर्क समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे, है ना, कि सर डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ये जो डायगोनल बनाया, इसमें नीचे क्या आ रहा है 1 1, नीचे क्या आ रहा है 2 2, इसमें क्या आ रहा है 3 3। दोबारा देखो 1 1 2 2 3 3। इसका मतलब ये हुआ, ये वो वाला विकर्ण है जहां पर हमेशा i की वैल्यू j के बराबर होती है। दोबारा सुनो, ये कौन सा विकर्ण है? ये वो विकर्ण है जहां पर i वाली संख्या बराबर होती है किसके? j के बराबर रहती है। ओ हो सर ये वो जगह है, हाँ ये वो जगह जहां i और j हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, और बच्चों ये वाली जो जगह अगर आप यहां पर देखो, तो यहां पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये वो वाली जगह जहां पर i j के बराबर है भी और नहीं भी, मतलब एग्जैक्टली तो बराबर नहीं है। तो जो खास बात थी, वो खास बात क्या थी? i बराबर j वाली। तो i बराबर j इस वाले विकर्ण में फॉलो हो रहा है, बट i बराबर j इस वाले विकर्ण में फॉलो नहीं हो रहा है। तो क्योंकि इसमें ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए सिर्फ इसी को हम मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल मान के चलते। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ इसको इसी वजह से प्रिंसिपल डायगोनल मानते हैं। तो उम्मीद है आपको यहां तक मजा आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने सारी चीजें समझ ली, नोट कर लिए, तो इन सबको फटाफट नोट करो। और अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, कि मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को समझेंगे और इसमें बहुत सारे शानदार टॉपिक कवर करेंगे। आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों अब हम समझने वाले हैं कि आव्यूह कितने प्रकार की होती है, यानी कि रो यानी कि मैट्रिक्स कितने तरह की होती है। इस चीज को समझेंगे ध्यान से। बच्चों यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, आव्यूह के प्रकार पे बात करें, तो बेसिकली 7 तरह की मैट्रिक्स आपको मिलेंगी। होती तो और भी है, बट आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7 तरह की मैट्रिक्स जो आपको पढ़नी है। पहली क्या है? पंक्ति आव्यूह, जिसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरी स्तंभ आव्यूह, जिसे कॉलम मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये सारी मैट्रिक्स होती कौन कौन सी हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है? पंक्ति आव्यूह।
पंक्ति अवयव का क्या मतलब है? यहाँ पंक्तियां नहीं लिखा है, सिर्फ पंक्ति लिखा है। पंक्ति मतलब जिसमें एक पंक्ति हो। इंग्लिश में देखो यहाँ लिखा है रो, रो लिखा है, रोज नहीं लिखा है। रोज होता तो बहुत सारी रो होती, यहाँ रो लिखा है, रो मतलब एक रो। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, एक रो, बस वही हमारे लिए रो मैट्रिक्स है। कहोगे सर कैसे? मैंने कहा बेटा ऐसे, जैसे मान लो मैंने लिखा कल को 1 2 3 और उसको ब्रैकेट में डाल दिया, तो ध्यान से देखो इसमें रो एक है, जबकि कॉलम कितने? 3 कॉलम है, क्योंकि इसके अंदर एक रो। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, रो इसमें एक है, जब तक ये एक रहेगा तब तक के लिए मेरे लिए रो मैट्रिक्स है। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो और कॉलम कितने भी है वो सब रो मैट्रिक्स में आएंगे, ठीक है। तो बच्चों एक चीज ध्यान से और समझ लेना, यहाँ पर इसमें पहली वैल्यू को हम बोलते हैं m, दूसरी वैल्यू को बोलते हैं n। इसका मतलब जब तक हमारा m 1 चलेगा, ओके सर, जब जब दुनिया के अंदर हमारा जो m है वो 1 के बराबर रहेगा तब तक दुनिया इसको पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स बोलेगी। और एग्जांपल देता हूं रो मैट्रिक्स के। बच्चों मान के चलो कल को मैंने ऐसा लिख दिया होता 1 2 3 4 5 6, तो ये भी रो मैट्रिक्स है। क्यों सर? क्योंकि इसमें एक रो है और 6 कॉलम है, रो एक है इसलिए रो मैट्रिक्स है। और कोई एग्जांपल वो भी देख लो। एक और एग्जांपल है, मान लो कल को मैंने खाली इसके अंदर लिखा होता x और मैंने डब्बे को बंद कर दिया होता, तो बच्चों इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है कॉलम कितने हैं, मुझे मतलब इस बात से कि रो एक है। मतलब जब तक मेरे लिए m की वैल्यू 1 रहेगी तब तक मेरे लिए रो मैट्रिक्स है। ध्यान से समझना, रो मैट्रिक्स का मतलब वो जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितने भी, उस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रो एक होनी चाहिए, पंक्ति एक होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से सारे बच्चों को ये बात भी समझ लेनी है यहाँ पर, ठीक है, कि स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होगी। तो बच्चों कॉलम मैट्रिक्स को मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, जैसे कि मान लो 2 0 और 4, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो। तो आप ध्यान से देखो इसके अंदर रो कितनी है? 3, 1 2 3, जबकि कॉलम कितना है? 1। इस बार बच्चों हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू हमारे लिए m है, ये वैल्यू हमारे लिए n है। इस बार हम ये बोलेंगे जब जब दुनिया के अंदर n की वैल्यू 1 पाई जाएगी, दुनिया इसको कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानेगी। किस नाम से जानेगी? कॉलम मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा, यानी कि इसे हिंदी में बोलेंगे स्तंभ अवयव, यही है बस। और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कल को अगर मैंने यहां लिख दिया, सपोज करो 6 लिख दिया, तो इसमें एक रो और एक कॉलम आ रहा है इसके अंदर। तो बच्चों यहां पर इसको ध्यान दो, ध्यान ये कि हमारे पास ये जो n की वैल्यू है ये 1 चल रही है, इसके 1 होते के साथ ही दुनिया इसको भी क्या बोलेगी? कॉलम मैट्रिक्स बोलेगी। और सर यहाँ पे भी तो 1 है, 1 इसके हिसाब से देखे तो मैंने कहा अगर आप इसको देखते हो, इसको देख रहे हो, तो प्यारे बच्चों इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति अवयव। लेकिन अगर आप इस वाले 1 को देख रहे हो तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब ये वाली मैट्रिक्स रो और कॉलम दोनों में गिनी जाएगी, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स दोनों में गिनी जाएगी। अब आते हैं अगली मैट्रिक्स पे। तो आपको ये दो मैट्रिक्स यहां पर समझ में आ चुकी है। तो बच्चों हम समझेंगे यहां पर हमारी वर्ग अवयवी कौन सी होती है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, अब वर्ग अवयवी पे आते हैं बच्चों। वर्ग का मतलब क्या है? स्क्वायर का क्या मतलब है? स्क्वायर का मतलब जिसमें सब कुछ इक्वल हो। सब कुछ इक्वल होने का सेंस यहां पर जैसे मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई 1 2 3, और बच्चों मान लो मैंने यहां पे बनाया 3 तो ज्यादा हो जाएगा, यहां लिख लेते 3 और 4, ठीक है, यहां मैंने ये बनाया। ओके, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है? 2 रो है। कॉलम कितने? 2 कॉलम है। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, ये m की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। और यहां इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारा जो m है वो किसके बराबर चल रहा है? n के बराबर चल रहा है। ओ हो सर, मतलब ऑर्डर यानी कि कोटि की दोनों वैल्यू समान है। हाँ, और अगर कोटि की दोनों वैल्यू समान हो जाए तो प्यारे बच्चों इस मैट्रिक्स को ही हम बोलते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी को बोलते हैं वर्ग अवयव। वर्ग का मतलब होता है जो हमारे पास जितनी रो है उतने ही कॉलम है, तो इसी को वर्ग अवयव बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम अगले मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, और जो हमारा होने वाला है विकर्ण अवयव, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं सबको एक बात पहले से क्लियर कर दूं बहुत अच्छे से। अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा था, अभी आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा जब मैंने आपको ऐसी कोई मैट्रिक्स पढ़ाई थी, जैसे मान लो इसके अंदर 6 लिखा है और यहाँ लिखा है 1 into 1, तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमें पता चलता है भाई ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति अवयव। और जब हम इसको यहाँ से देखते हैं तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम का मतलब स्तंभ अवयव। और बच्चों अगर इस मैट्रिक्स को मैं रो मैट्रिक्स बोल रहा हूँ या कॉलम बोल रहा हूँ, और इसके हिसाब से अगर 1 और 1 दोनों बराबर भी हैं आपस में, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। इंटरेस्टिंग बात देखो, ये स्क्वायर भी है, वर्ग अवयव भी है। मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा, सिर्फ एक तत्व होगा, उसको आप रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम भी बोल सकते हैं, स्क्वायर भी बोल सकते हैं। वो आपकी जरूरत और आपके तरीके पर डिपेंड करेगा, आप क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मैं दोबारा से एक बात और क्लियर करूँ आप सभी को
जैसे कि हम पढ़ रहे थे वर्ग आव्यूह, और अभी भी मैंने बताया वर्ग का मतलब होता है m और n का बराबर होना। बच्चों याद रखना, दुनिया में अगर कोई मैट्रिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो यही वाली मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं बेटा, ये हुकुम का इक्का है, ये वाली मैट्रिक्स। अगर आप ध्यान से समझो पूरी कहानी को, तो जो हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, इन दोनों के अंदर अगर इस पूरे खेल का कोई राजा है, किंग है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कहोगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे, समझाओ जरा। वो ऐसे बेटा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की वजह से ही हम पढ़ पाएंगे विकर्ण मैट्रिक्स को, और इसी की वजह से हम पढ़ पाएंगे इसको, और इसी की वजह से हम पढ़ पाएंगे इसको, और इसकी वजह से हम पढ़ पाएंगे इसको। मतलब ये दुनिया में है तभी ये सारे लोग हैं, अगर ये ना होता तो ये भी ना होते। और सबसे बड़ी बात, जो हम अगला चैप्टर नंबर 4 सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे, उस चैप्टर के अंदर भी आप देखोगे सारा खेल ही स्क्वायर मैट्रिक्स का, विकर्ण आव्यूह का है। ये समझने वाली बात है बच्चों, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी हमारे लिए। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मैट्रिक्स की तरफ, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। के विकर्ण आव्यूह क्या है सर, तो विकर्ण आव्यूह को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो अब हम समझने वाले हैं कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है, और विकर्ण आव्यूह को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। सर कौन सी होती है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स को आप ऐसे समझो, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं 1 0 0, और यहां पे लिख रहा हूं 0 2 0 और 0 0 3, ऐसा मैं लिख रहा हूं, ठीक है। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है। आप बोलोगे सर 3 रो 3 कॉलम। मेरा सवाल है क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह? हाँ सर वर्ग आव्यूह तो है। क्यों, क्योंकि m और n दोनों बराबर, वर्ग तो है। लेकिन बेटा ये वर्ग मैट्रिक्स जो है बड़ी खास है। खास क्यों है, अगर मैं इसके डायगोनल वाले एलिमेंट को हटा दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ दूं, तो आप गौर से देखना, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा, इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो, और इसके नीचे एक ट्रायंगल बनेगा, इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे ही जीरो चल रहे हैं। मैंने क्या बोला, अगर इस बात को गौर करो, विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या है कि विकर्ण में यानी कि डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, बट डायगोनल को छोड़ के ऊपर और नीचे सारे तत्व, सारे अवयव, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ये शून्य ही होने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन पाई गई तो दुनिया ऐसी मैट्रिक्स को विकर्ण आव्यूह बोलती है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानती है। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, डायगोनल मैट्रिक्स वो है जहां पर डायगोनल में यानी कि विकर्ण में कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अब आप ये बताओ कि अगर कल को ऐसी मैट्रिक्स हो जाती है हमारे पास, यहां पर 0 0 0 होता, और यहां पर 0 1 0 होता, और यहां पर 0 0 0 होता है, यहां पर है ना, चलो मान लो यहां पर 2 कर लेते हैं, तो सर क्या ये भी विकर्ण आव्यूह होगा? बिल्कुल बच्चों, यहां पर गौर करने वाली बात ये एक वर्ग आव्यूह भी है, ये एक वर्ग आव्यूह भी है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। और सबसे बड़ी बात, डायगोनल के अंदर देखो, डायगोनल के अंदर क्या है ना, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, ध्यान से सुनो, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, विकर्ण के अंदर कुछ भी हो, है ना, आई डोंट केयर, कुछ भी हो सकता है, यहां कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, यहां कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन बच्चों इसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, सब शून्य होने चाहिए, तो इसको विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। एक और एग्जांपल रख लेता हूं, आपके मन में आ रहा होगा सर एक बात बताओ, सर अगर विकर्ण के अंदर ये वाला भी जीरो हो जाता तो, हाँ तब भी विकर्ण आव्यूह है, ठीक है, और सर अगर ये भी जीरो हो जाए तो बेटा इसको तब भी विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। मतलब ये हुआ डायगोनल में यानी कि विकर्ण में क्या चल रहा है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो, चाहे जीरो हो या एनीथिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन बाकी सब जीरो ही होने चाहिए। अगर बाकी सब जीरो नहीं है तो ये विकर्ण आव्यूह भी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर एक बात बताओ, जैसे कि मान लो यहां बाकी के सारे जीरो हैं डायगोनल को छोड़ के, सर मान लो अगर यहां पर अगर सपोज करो यहां पर 9 आ जाता तो 9 और बाकी सब जीरो होते, या मान लो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो और यहां 9 आ जाता तो, मैंने कहा बेटा नहीं ये विकर्ण आव्यूह नहीं होगा, डायगोनल आव्यूह नहीं होगा। यही चीज समझने वाली है, मतलब डायगोनल में कुछ भी आ जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सब जीरो चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स के बाद बच्चों हमारे पास आती है अदिश आव्यूह, जैसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और जरा स्केलर को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों स्केलर मैट्रिक्स कौन सी है, तो इसको मैं आपको यही कवर करा देता हूं। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब बच्चों यहां पर ये होता है, जैसे कि मान के चलो मेरे पास एक डब्बा है, इसमें मैंने यहां पे लिखा 3 0 0 और यहां लिखा 0 3 0 और यहां 0 0 3 मैंने यहां लिख दिया। अगर मैंने ये सारी चीजें यहां लिख दी तो मैं दोबारा पूछता हूं क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो आप कहोगे हाँ सर स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, क्योंकि 3/3 यानी कि m और n दोनों बराबर चल रहे हैं, ठीक है ओके। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मुझे एक बात बताओ, क्या विकर्ण को छोड़ के बाकी सब जीरो हैं?
हाँ सर, उसको छोड़ के बाकी सब जीरो है। तो बच्चों अभी अभी आपको पता चला इसको देख करके कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह है। फिर आपको ये पता चला इसको छोड़ के बाकी सब जीरो है, तो आपको एक बात और पता चली कि भाई ये तो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मतलब विकर्ण आव्यूह भी है। लेकिन बच्चों अब एक नई बात होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो इंटरेस्टिंग बात समझना। इस बार क्या हुआ, डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम है, सारे एलिमेंट आपस में इक्वल है, देखो सारे बराबर है। डायगोनल में आने वाले सारे एलिमेंट एकदम सेम है। अगर ये सेम हो जाए तो हम इसको एक नया नाम देते हैं, और वो नया नाम क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। इसको हम अदिश आव्यूह बोलते हैं, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों हम इसको एक नया नाम दे देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी यानी कि वर्ग आव्यूह भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी यानी कि विकर्ण आव्यूह भी है, और उसके साथ में बच्चों ये स्केलर मैट्रिक्स भी, स्केलर मतलब ये अदिश आव्यूह भी है, इसको अदिश बोला जाता है। तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आया होगा बच्चों। अब हम यहां पर समझेंगे तत्समक आव्यूह कौन सा होता है, तत्समक यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलो आइडेंटिटी की तरफ भी हम एक बार बढ़ते हैं यहां पर, है ना, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो बच्चों जब हम समझेंगे यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं हेडिंग डाल देता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, ध्यान से समझना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहां मैंने 1 लिखा, 0 0 लिख दिया, 0 1 0 लिख दिया, 0 0 यहां पे 1 लिख दिया। तो बच्चों इस मैट्रिक्स में ध्यान से समझना, इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है। अगर आप इस मैट्रिक्स में देखो तो यहां पे भी ऑर्डर कितना चल रहा है, 3/3 चल रहा है। 3/3 का क्या मतलब हुआ कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, सर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग आव्यूह है। हाँ ये वर्ग आव्यूह है। और दूसरी बात बच्चों यहां पर ये समझने वाली है, यहां पर इन वालों को छोड़ करके बाकी सब जीरो है, बाकी सब जीरो है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मतलब विकर्ण आव्यूह भी है। हाँ सर सही कह रहे हो। और बच्चों एक बात और है, ये सारे एलिमेंट सेम है, सेम होने की वजह से इनको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स मतलब सर अभी पढ़ाया था अदिश आव्यूह, ओके सर ये भी हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इससे भी ज्यादा ये है बच्चों, जब यहां के सारे एलिमेंट 1 हो जाएं, यूनिटी हो जाए, ध्यान से समझना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम यूनिटी बोलते हैं, यूनिटी इकाई बोलते हैं। जब यहां के सारे एलिमेंट 1 1 1 हो जाएं तो 1 1 के केस में इसे एक नया नाम दिया जाता है, और इसको दुनिया बोलती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब तत्समक आव्यूह बोलते हैं बच्चों इसको। मतलब जब तक सारे एलिमेंट 1 1 हैं तब तक इसका नाम आइडेंटिटी है, और जब तक यहाँ के सारे एलिमेंट 1 1 के अलावा कुछ और हैं, 1 1 के अलावा कुछ और है, जैसे कि यहाँ पे 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, देखो जरा ध्यान से, यहाँ के सारे एलिमेंट सेम है, यहाँ के सारे एलिमेंट सेम है, बाकी सब जीरो है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं स्केलर मैट्रिक्स बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं स्केलर के साथ साथ बोलूंगा डायगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा। बट बच्चों मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोलूंगा, इसको मैं आइडेंटिटी नहीं बोल सकता। आइडेंटिटी सिर्फ वहां बोला जाएगा जहां पर ये सारे एलिमेंट 1 1 हो। तो यहां पर बच्चों ये सारे एलिमेंट जो मैंने लिए थे अभी, अगर आप देखो तो ये सारे एलिमेंट जो मैंने अभी यहां पर लिए, तो बच्चों मैंने यहां पर सारे एलिमेंट जो लिए ये वाले 1 1 है। जब तक ये 1 1 होंगे तो 1 1 के केस में ही इसको आइडेंटिटी बोला जाता है। 1 के अलावा अगर 1.1 भी आता ना तो भी इसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, सिर्फ 1 1 को देख के आइडेंटिटी बोलते। ये 1 इतना खास क्यों है, क्योंकि बच्चों आपने सुना होगा सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। वो जो एक है ना, वो जो 1 है, वो सबसे स्पेशल है, सबसे खास है, और वो इतना स्पेशल है कि इसको एक नया नाम देना पड़ जाता, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला। ठीक है, यहां पर ये आइडेंटिटी हो गया। अच्छा एक चीज और बता के चलता हूं, क्योंकि आइडेंटिटी की स्पेलिंग आई से चालू होती है, तो इसलिए बच्चों ये जो डब्बा है ना मैट्रिक्स का, ये जो आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स है, हम इसको मैथ के अंदर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से दर्शाते हैं, आई से डिनोट करते हैं। बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से दिखाते हैं। आइडेंटिटी कब बनेगी, जब यहाँ के सारे एलिमेंट 1 होंगे, और जब तक यहाँ के सारे एलिमेंट सेम होंगे बट 1 नहीं है, तब तक इसका क्या नाम है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इतने सारे नाम है। तो चलिए बच्चों अब हम अपने अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा आता है, अब आता हमारे पास शून्य आव्यूह। इसको समझते हैं कि शून्य आव्यूह क्या है। आओ शून्य आव्यूह की तरफ बढ़ा जाए बच्चों। शून्य आव्यूह यानी कि जीरो मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना, आपको सारे एलिमेंट को 0 0 0 0 0 0 0 0 0 करना है। लो जी बन गई शून्य आव्यूह। शून्य का मतलब क्या है, सब कुछ जीरो कर दो बस, तो सब जीरो है। और बच्चों इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। और वैसे मैं आपको बता दूं जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, जीरो मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह में ही बने, ये बिना वर्ग के भी बन जाते, बिना स्क्वायर के भी बन जाते। कैसे सर कैसे, मतलब ये कि अगर मैं चाहता तो मैं इतने में भी बना सकता था, 0 0 0 0 0 0, जबकि यहां पर रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 2।
देखो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, फिर भी जीरो मैट्रिक्स बन गई। तो जीरो मैट्रिक्स तो कहीं भी बना सकते हो, सारे जीरो कर दो साहब, सारे जीरो कर दो, ये लो हो गई जीरो मैट्रिक्स। इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितने 3, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा सर, और सर अगर खाली हमने अगर मान लो अंदर जीरो ही लिख दिया होता तो हाँ ये भी जीरो मैट्रिक्स है। अब बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जीरो मैट्रिक्स जो हमारी होगी, जो हमारा शून्य सदिश होगा, शून्य अवयवी होगा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम अंग्रेजी के ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अंग्रेजी के किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे बच्चों जीरो मैट्रिक्स को ओ से करते हैं। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अंदर भी जीरो बाहर भी जीरो, नहीं बच्चों, ये जो अंदर ये जीरो है पर जो बाहर लिखा वो अंग्रेजी का ओ लिखा है, इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास में हमने मैट्रिक्स को बहुत डिटेल में इसका बेसिक कवर किया। अब इसका अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जाना है, मैट्रिक्स को बिल्कुल बेहतरीन लेवल पे खत्म करना है, तो इसका पार्ट 2 आपको जरूर देखना है। पार्ट 2 जल्दी आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है, वो भी आपको देखना है, जिसमें मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में और भी आगे की सारी बातें बताऊंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको कराएंगे। तो यहां तक हम आपका पार्ट 1 और पहला बेसिक आपके सामने रखा है। उम्मीद आपको मजा आएगा। मजा आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।